नमस्कार, मैं सिंगापुर से संध्या आप सबके साथ आज पुनः जुड़ रही हूँ। सबसे पहले मैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप सबसे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ सकूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्याख्यान में कहा था कि मैं कुछ विषय आपके लेकर उन पर अपनी तरफ से जो भी मुझे लगता है कि करना चाहिए या हम कर सकते हैं, करना चाहिए तो नहीं, हम कर सकते हैं, वो बातें मैं रखने की कोशिश करूंगी। तो आज मैं आपके दूसरे सत्र के पाठ्यक्रम से मैंने एक विषय लिया है। दूसरे सत्र का आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें सामान्य विषय विषय 2 जो है उसमें एक विषय है आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र मौखिक या लिखित, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो आज उसी विषय पर अपनी कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगी, शायद कुछ उसमें से आपको ठीक लगे। अ, मैं आपके पाठ्य पुस्तकों की बातें नहीं कर सकती क्योंकि वो ना तो मेरे पास वो पुस्तकें हैं इस समय, और जब मैंने पढ़ाई की होगी तो मुझे अब याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था, उनमें किस तरह की बातें थी। तो मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर, जैसा कि पहले भी मैंने कहा मैं भाषा शिक्षक हूँ, तो निजी अनुभव के आधार पर जो चीजें मुझे लगती हैं कि शायद ठीक, कुछ हद तक ठीक होती हैं भाषा सीखने में, उनका प्रयोग करूंगी। और बिल्कुल ध्यान रखूंगी, इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करूंगी कि आप जिस परिवेश में शिक्षक बनकर जा रहे हैं वो परिवेश मेरे परिवेश से बहुत अलग होगा। जिस परिवेश में मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ, उससे वो बहुत अलग होगा। तो मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं आपके परिवेश की चीजों को माध्यम बनाकर अपनी बात रख सकूं। तो सबसे पहले मैं एक कुछ आपको दिखाना चाहूंगी और इसके लिए एक स्क्रीन शेयर करती हूं मैं। जी, तो बात हो रही थी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की। और अब इसके बाद कुछ दो चार चीजों के लिए सिर्फ मैं चित्र का सहारा ले रही हूँ, उसके बाद हम बातचीत ही करेंगे ज्यादातर। तो स्वरूप, उच्चारण, अर्थ और प्रयोग, ये 4 शब्द मैंने लिखे हैं। मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जब भी हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि भाषा शिक्षण में का मुख्य उद्देश्य ही यही है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही यही है, किसी भी भाषा का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर सके, चाहे मौखिक रूप में या लिखित रूप में। तो जब मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्ति की बात आती है तो उससे क्या तात्पर्य है कि जो कुछ वो बोल रहा है उसका स्वरूप कैसा है, क्या उस स्वरूप में कुछ अर्थ है, जो उच्चारण है उसका वो कैसा है। हिंदी या देवनागरी के संबंध में उच्चारण की भी बहुत महत्ता बढ़ जाती है। क्या उसके उसकी अभिव्यक्ति का कोई अर्थ निकल रहा है, जिन वाक्यों का या शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है वो प्रयोग किस रूप में है, क्या वो प्रयोग व्यापक है या बहुत सीमित स्तर पर वो प्रयोग हो रहे हैं। तो ये हमारा एक उद्देश्य बन जाता है और इस उद्देश्य को लेकर के हम भाषा सिखाने की ओर जाते हैं। जितना मैंने पहले भी कहा है कि मैं जानती हूँ कि आम जिन विद्यालयों में जाएंगे वहां छोटे बच्चों को बच्चों तो क्या कहा जाए, छोटे छात्रों को, मतलब प्राथमिक स्तर के छात्रों को आप सिखाएंगे। तो ये बातें बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे और रखते हैं। और बिल्कुल आपका उद्देश्य होगा कि उनकी शब्दावली का विस्तार किया जाए, क्योंकि शब्दावली एक ऐसी चीज है जो भाषा के लिए बहुत जरूरी हो जाते है। हमारा शब्द भंडार जितना व्यापक होगा, हम अपनी भाषा में उतने ही अच्छे तरीके से शब्दों का चयन करके उसको समृद्ध कर सकेंगे। फिर बात आती है व्याकरणीय नियमों की। तो चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, सबके कुछ व्याकरणिक नियम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सीधे नियमों से सिखाना शुरू करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। लेकिन आप इस तरह से नहीं सिखाना शुरू करें।
बल्कि उनको खेल खेल में और रोचक तरीके से करें, क्योंकि व्याकरणिक नियम भी जरूरी है जानना, और भाषा का प्रयोग किस रूप में हो, किस मौके पर किस रूप में हो, ये एक उद्देश्य हो जाता है हमारा। फिर मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा के उतार चढ़ाव, बोलते समय जो हमारी ध्वनि का उतार चढ़ाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद लिखित में हम शब्दों द्वारा वो उतार चढ़ाव दिखाने का प्रयोग करते हैं, लेकिन मौखिक में हम अपनी ध्वनि द्वारा शब्दों के पर जोर देकर, या उनके कुछ भाव ऐसे चेहरे के और अपनी ध्वनि के बनाकर वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर आती है बात कि उद्देश्य इसका क्या होता है, कि हम सुने और सुनकर समझें और समझकर प्रति उत्तर दें। तो हमारा जो एक, जिसको हम अंतिम उद्देश्य कहते हैं, वो यही है मौखिक अभिव्यक्ति का, कि हम दूसरे को सुने, समझें और प्रति उत्तर दें और अपनी बात रखें। तो इस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य के लिए हमें इन जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये तो एक जिसे हम कहते हैं कि एक पारिभाषिक बात की तरह ये हो गई। और इसके बाद अब तो ये परिभाषा की तरह एक आप इसका इस्तेमाल हो गया कि हमें हमें स्वरूप, उच्चारण, अर्थ और प्रयोग की आवश्यकता होती है। फिर उसका हमारा उद्देश्य जो होता है वो शब्दावली विस्तार से लेकर के व्याकरण के नियम, भाषा प्रयोग, उतार चढ़ाव। लेकिन जो मुख्य है वो है कि सुनना, समझना और उत्तर दे सकना, और अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकना। ये यहाँ पर जो मैंने नहीं लिखा है स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकना, ये मुख्य रूप से आता है, क्योंकि जो सबसे जरूरी है उसकी बात होती है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे बहुत बार किताबों में ऐसे हम पढ़ते हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं अपने कुछ छोटे छोटे अनुभव आपके साथ साझा करूंगी। जैसे एक ये है बातचीत समय ये हम विदेशों में भी इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी कारगर होता है। मतलब कक्षा की शुरुआत में आप 5 मिनट, 7 मिनट इस गतिविधि के लिए आप दे सकते हैं, जिसको कि बातचीत समय नाम से आप उसको दे सकते हैं। मतलब छात्र आए और कुछ बातचीत करें अपने दोस्त से, अपनी सखी से, अपने अध्यापक से, और कोई भी विषय जो उनके मन का हो। मतलब यहाँ ये नहीं कि आते ही खड़े हो जाएं सारे एकदम से, जैसे कि किसी युद्ध के लिए जा रहे हों, या ये भी ना हो कि वो एक डर उनके मन में, एक भय उनके मन में हो, अब तो गुरुजी आ गए या हमारी अध्यापिका जी आ गई और हमें बहुत ही एक अलग तरीके के माहौल में अब कुछ बहुत रोचक नहीं सीखना है, कुछ कुछ बहुत भार वाला हमें मिलने वाला है। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय आप अपनी कक्षा का माहौल कुछ इस तरह से बनाएं कि जाते ही आप कक्षा में गए और 5 मिनट तो भाई हमारी बातचीत का समय है। तो सबसे पहले मैं आपका हालचाल पूछूं, आप मेरा पूछे। हम किसी भी, जरूरी नहीं है कि हालचाल ही हो, कुछ और भी, किसी भी विषय पर भी बातचीत हो सकती है। किसी की पेंसिल छोटी है तो उसकी ही बात होगी कि भाई छोटी कैसे होगी, कितना लिख लिया कल तुमने? अच्छा, बहुत लिख लिया तो क्यों लिख लिया इतना? या अगर बात है कि किसी ने बड़े अच्छे से कोई बाल ही किसी दूसरे तरह से बनवा के आया है, या चोटी में अलग रिबन लगा है, कुछ भी जो जो किसी को आहत ना करे, ऐसी चीज ना हो कि किसी का मजाक उड़ाए, वो नहीं। लेकिन कोई ऐसी चीज जो बड़ी ही आम हो सकती है और जिस पर बात करना बड़ा रोचक हो सकता है, तो ऐसा कुछ लेकर के हम बातचीत समय की शुरुआत कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे इससे जो अभिव्यक्ति होती है बड़ी ही प्राकृतिक रूप लेने लगती है, कि जो हम बोल रहे हैं बहुत ही उसमें एक परिष्कार होने लगता है। तो ये एक बात जो मैं रखना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले कहा है कि मैं आपकी किताब में क्या लिखा है वो नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास आपकी किताबें नहीं है। तो परीक्षा के लिए आप वही पढ़िएगा, लेकिन कक्षाओं में आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जरूर आपके लिए लाभदायी होंगी। फिर नहीं, माफ कीजिए, ये तो पीछे चला गया। दूसरा एक जो हम शिक्षक, जब मैं भी पढ़ती थी और शुरू में मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया, तो ये देखा मैंने कि बड़ी जल्दी
टोकने की आदत होती है हम लोगों को, जैसे लगता है मुझे तो सब कुछ आता है। तो अब ये मुझे सब कुछ आता है इस चक्कर में मैं टोकने लगूं अगर, तो वहां पर भाषा शिक्षण में ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है, इसके लिए बहुत सारे शोध हैं और हमारा बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू इस पर है कि गलतियां, अगर वो गलत वाक्य बोल रहा है छात्र तो उसे टोकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप हर बार बस उसको छोटी सी भी बात है तो आप टोकना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ जी, मुझे लग रहा है कि मुझे शायद इसको थोड़ा सा इधर करने की जरूरत है। जी हाँ। तो अ, तो ये बात है कि टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए ये। और हम ये कैसे कहें कि बस आप गलतियां करते रहिए, टोकना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई बोल रहा है तो उसको बाधित नहीं करना चाहिए। आप इंतजार कीजिए, वो अपनी बात गलत व्याकरण में गलत शब्दावली का प्रयोग करते हुए, जो उस वाक्य के लिए शायद ठीक ना हो, प्रयोग करते हुए वो उसको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब उसकी बात पूरी हो जाएगी तो उसे फिर सकारात्मक रूप में किसी और तरीके से उसे शुद्ध करवाइए। ये नहीं है कि आप छोड़ देंगे कि हाँ वो गलत सीख रहा है तो गलत ही सीखता रहे, गलत बोल रहा है तो गलत ही बोलता रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे आप उसी समय, उसने अगर बोला कि रामगढ़ जा रही है, रुको, जा रहा है, तो उस बच्चे का जो प्रोसेस है सोचने का कि रामगढ़ जा रहा है और उसके बाद वो क्या करने वाला है, वो वहीं रुक जाएगा। और वो उसके बाद का वाक्य जो है वो सही है या गलत है, इसी इसी असमंजस में पता नहीं किस तरीके से बोले। तो ये हमेशा हमें ये कहा जाता है कि आप उसे बोलने दीजिए, रामगढ़ जा रही है, ठीक है। आप आराम से इत्मीनान से, ये भी नहीं कि आंख दिखा करके, अच्छा मैं टोकूंगा नहीं मौखिक रूप से, लेकिन मैं आंख दिखा करके टोक दूंगा या मैं हाथ दिखा के टोक दूंगा, नहीं। वो एक जो धारा है उसे बहने दीजिए, क्योंकि इस तरीके से वो उन चीजों को उसे उसे प्रवाह, उसमें जो बोलने की धारा, बोलने का धारा प्रवाह है वो बेहतर होगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें सही करना जरूरी है, समझाना जरूरी है, लेकिन गलतियां करते समय उसी समय नहीं। भाषा जब वो बोल रहा है, हम हमेशा कहते हैं ना कि कोई गलती कर रहा हो तभी उसे टोक दो तो वो नहीं करेगा दोबारा, लेकिन भाषा शिक्षण में ये बात लागू नहीं होती है। भाषा में अगर आप उसी समय उसको वो बोलते हुए आधे वाक्य पर रोक देते हैं, टोक देते हैं, तो वो उसकी भाषा में सुधार नहीं आता है, वो बोलने से डरने लगता है। तो एक ये इसकी भी जरूरत होती है। तो अब जैसे मैंने कहा कि सुबह एक आप बातचीत समय रखते हैं, उसके बाद अब कुछ विषय देती हूँ मैं आपको, कुछ अभी भी मैं कुछ एक्टिविटीज शायद दे रही थी, लेकिन आगे और कुछ देती हूँ। जैसे एक, चलिए कुछ बतियाते हैं। एक तो हो गया कि आय और बातचीत समय, वो आप उसमें बिल्कुल कुछ नहीं, आपका आप कहीं भी उसमें अध्यापक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, सब आप भी एक बच्चे बनकर उनसे बात कर रहे हैं या कर रही हैं, और वो भी आपसे उसी तरीके से। तो वहां एक बात खत्म हो गई। फिर एक बात होती है कि चलिए कुछ बतियाते हैं या चलो कुछ बात करते हैं। ये बात किसी विषय पर हो सकती है, कि जैसे आपने परिवेश की बात की मैंने, कि परिवेश हमेशा साथ होना चाहिए। और इसके लिए आप अगर मैं कहूँ कि बहुत आसान सा होता है कि परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, अपने गांव के, अपने शहर के बारे में, तो ये सब विषय ऐसे हैं जो बहुत आसान होते हैं बोलना, जिस पर आसान होता है क्योंकि वो आपके आसपास है, आपने उसको महसूस किया है, देखा है। तो इस तरह की कोई एक इस तरह का विषय आप ले लीजिए और विषय लेकर के आप उस पर उनसे, दो बच्चों में कहिए बातचीत करें, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हम अपने परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि परिवार में शायद हमें ये लगता है कि बहुत सकारात्मक चीजें नहीं है जिनको हम दूसरों को बताएं। तो ऐसी स्थिति में आप दोस्तों की बात कीजिए। अच्छा चलो, तुम्हारे दोस्त कौन 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 से दोस्त हैं तुम्हारे,
कितनी बार उनसे बात करते हो, या क्यों तुम्हें वो वही अच्छा लगता है, क्यों अच्छी लगती है वही। तो उसके बारे में, गांव के बारे में बातचीत हो सकती है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कुछ खेल, जो ये आपने नाम सुना होगा, नाम, वस्तु, शहर, पिक्चर, और क्या क्या ये हम बचपन में खेलते थे जब हम लोग छोटे थे। नहीं, आपने शायद ना सुना हो, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत छोटे होंगे अभी। लेकिन ये बड़ा ही जब हम लोग खेलते थे तो इसका महत्व नहीं पता चलता था। लेकिन आज जब मैं इसे वापस सोचती हूँ, तो भारत में इतने शहरों के नाम मुझे पता है, वो सिर्फ इस खेल की बदौलत। क्योंकि अब ख से 4 बार अगर आपका आ गया, तो वो आपको खलीलाबाद से लेकर के पता नहीं कौन कौन से नाम आपको ढूंढने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी आप जीत सकते हैं। नहीं तो फिर आप हार जाएंगे, और हारना तो कोई चाहता नहीं है। तो इसलिए ये एक कहूंगी कि बहुत पुराना लेकिन बहुत कारगर खेल है शब्द भंडार बढ़ाने के लिए। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि शब्दावली का भंडार होना चाहिए, शब्दावली होनी चाहिए। तो शब्दावली के लिए इस तरह के खेल जिसमें ना तो कोई रुपया पैसा लगना है, ना किसी तरह के आपको यंत्र उपकरण की आवश्यकता है। शब्द अंताक्षरी है दूसरा, जो आप लोग खिलवाते भी होंगे कि आखिरी अक्षर से शब्द बोलो। तो कभी विशेषण पे कर लिया, कभी क्रिया पे कर ली, कभी मिला जुला के कर लिया, कभी जातिवाचक संज्ञाएं हो गई, कभी व्यक्तिवाचक हो गई, कभी भाववाचक हो गई। तो ऐसे कुछ बांट के भी कर सकते हैं अलग अलग, या एक तरह से मिला के भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको बंद करती हूँ। और हाँ, इसको इसलिए बंद किया है मैंने कि इसके बाद मैं आपसे बात करूं। और तो ये कुछ चीजें हैं जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी करते भी हैं। तो ये एक बात हो गई। अब आइए मैं कुछ और आपको तरीके बताती हूँ, जो जैसे कि क्योंकि विषय, मुझे लगता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे पास विषय कैसे हैं। लेकिन अगर रोज मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में बताऊं, रोज मैं कहूं, तो ये कारगर नहीं होगा। एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, लेकिन रोज नहीं कोई अपने परिवार के बारे में बताएगा। हाँ, किसी एक सदस्य के बारे में किसी दिन पूछ लिया, किसी के बारे में किसी दिन पूछ लिया। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें अलग अलग तरह के बहुत सारे खेल बनाने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एक खेल जैसे होता है कि आप एक एजेंट का रोल ले लीजिए और कुछ बेचिए। तो छोटे बच्चों के लिए आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई, अभी अभी इसी उम्र में हम इस तरह की चीजें क्यों करवाएं। लेकिन बात उम्र की नहीं होती है, बात होती है कि उन्होंने वो खूबियां कैसे पकड़ रहे हैं। जब आप किसी चीज को बेचते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसकी खूबियां बताते हैं। ठीक है, अपने दोस्त की खूबियां भी आप बता सकते हैं कि हाँ, अपने दोस्त के बारे में बताओ। तो एक व्यक्तिवाचक जो खूबी होती है वो आपने बताया, थैले के बारे में है तो सामान लेकिन अगर आप बेचते हैं तो आप उस चीज को बहुत जोर देकर कहते हैं कि ये बहुत अच्छा ही है और आपको खरीदना ही चाहिए। तो उसमें जो भाषा का उतार चढ़ाव है वो चीजें भी आ जाती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, जो कि शायद परिवेश से आपके ज्यादा वो हो, कि आम का पेड़ है, मान लो किसी बच्चे के घर पे आम का पेड़ है। और अभी चूंकि गर्मियों का मौसम है, और इस साल हमें सिंगापुर में भारत के आम कम खाने को मिल रहे हैं, इसलिए आम की बहुत याद आती है, और मैं बार बार उसका अपने हर उसमें जिक्र भी कहीं ना कहीं कर दे रही हूँ। खैर, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आम का पेड़ है, और शायद आपके उस पेड़ पर 5-6 किलो आम आ गए हैं। लेकिन आंधी आई और आम गिर गए, या जो भी है, 5-6 किलो आम आपके पास है। अब खराब हो जाएंगे, और बल्कि आप उन्हें बेच देंगे तो कुछ पैसे भी घर में आ जाएंगे। तो अब इसी बहाने वो आम की जो खूबी है, उसके आम में मीठा है या जो भी चीज है वो तो बताएगा। कीमत कैसे कम ज्यादा करनी है, उस वो भाव आ सकता है कि अगर अगर हम जिसको रोल प्ले हम कहते हैं कि भूमिका निर्वहन करना, तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। और सिर्फ बार बार वो अगर ये सारी कक्षा किसी एक एक चीज का, मतलब किसी एक ने आम आम बेचा तो किसी ने थैला अपना पुराना बेच दिया, और किसी ने गांव का कुआं ही बेच दिया, कुछ भी। तो इस तरह की चीजें जो है वो उसे कीमत, उतार चढ़ाव, कैसे किसी से मोल तोल करना है,
जो अभिव्यक्ति, ये नहीं होता है भाषण देना ही अभिव्यक्ति नहीं होती है कि हम सिर्फ किसी विषय पे खड़े होकर रट रटा के भाषण दे दे। हर हर सिचुएशन में, हर स्थिति में आप उसको किस तरह से अपनी अपनी जो बात है किस तरह से रख रहे हैं। तो ये एक खेल जो हम लोग भी करवाते हैं, बड़े छात्रों के साथ भी करवाते हैं, और काफी उसमें हम चीजें वैसी ले लेते हैं कि मोटर बाइक आपकी पुरानी हो गई है और नई लेना चाह रहे हैं लेकिन पहले पुरानी बेचनी है। तो इस तरह की चीजें आप उनके उनके उम्र के हिसाब से ले लीजिए, और उसको उस पर उनसे कहिए भूमिका निर्वहन करे। तो ये एक उनको मौका मिलेगा एक तरह से अपनी बात रखने और उसके बदले में दूसरों की बात सुनने का भी। फिर दूसरा, अगर उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो जैसे एक हमेशा होता है कि समाचार की रिपोर्टिंग करवाइए बच्चों से। समाचार ये नहीं है कि आज भारत में कितना, भारत ने क्या किया, भारत में क्या क्या हुआ, या विदेश में क्या हुआ, ऐसे बड़ी खबरें ना हो, जरूरी नहीं है ऐसी बड़ी खबरें हो, जरूरी नहीं है बुरी घटनाएं हो, कुछ भी, मतलब वो जो मतलब किसी भी चीज की वो एक रिपोर्टर, अपने आप को एक रिपोर्टर के रोल में आकर के और कक्षा के सामने एक बात बता रहे कि चलो ठीक है, कल आप गए थे शादी में, गए थे, आज आके बताइए उस शादी का वर्णन कीजिए। अब शादी में कितने लोग आए, कैसा खाना था, दूल्हे दुल्हन ने क्या पहना था, क्या रिवाज हुए, ये कुछ शब्दावली आप उनको उसकी मदद कर सकते हैं कि कुछ शब्दावली आपने दे दी और कहा कि भाई अब इस पर तुम रिपोर्ट करो, देखो, बताओ बाकी लोगों को, बाकी सुनकर उसमें प्रश्न भी कर सकते हैं। और ये जब समाचार की रिपोर्टिंग होती है तो उसमें थोड़े से रोचक विषय, ज्यादातर बच्चों में मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे अगर मैं छोटा शहर कस्बा है कोई या गांव है तो मैं कहूंगी कि चलो, नीम के पेड़ में चुड़ैल रहती है और आज ये वाली खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो शायद बच्चे बड़े ही रोचक मन से सुने उसे, हालांकि सही नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर गीत और कविता की बात आती है, तो गीत और कविता हमेशा से ही उनका प्रयोग भाषा शिक्षण के लिए किया जाता रहा है। और गीत और कविता है या लोकोक्तियां, मुहावरे भी हैं, ये याद करवाने चाहिए इन्हें। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि याद कराना पुरानी पद्धति है और नई में सिर्फ खेल खेल में सीखना बहुत जरूरी है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन कुछ चीजें अगर हमें याद रहती हैं तो हमें उसका एक आधार मिलता है। तो कुछ अच्छी कविताएं, गीत ये याद अगर कर सकें तो गाकर, खेल खेल में उसका अभ्यास करके, ये मौखिक और लिखित दोनों के लिए वरदान साबित होंगी। क्योंकि जब आप लिखित अभ्यास करते हैं उसमें भी अगर कहीं दो पंक्तियां भी कविता की आती हैं तो उससे लेखन का स्तर जो है वो और बढ़ जाता है। तो ये इस तरह का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। और मौकों के लिए अलग 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 भावों के लिए, अलग अलग व्याकरण के लिए भी बहुत तरह के गीत हैं। जैसे कि एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ, आपने शायद वो फिल्म मेरा नाम जोकर ना देखी हो क्योंकि काफी पुरानी फिल्म है, लेकिन उस फिल्म का एक गाना है, ए भाई जरा देख के चलो। अब ये गाना जब हम दिशा सिखाते हैं तो इस गाने का इस्तेमाल करते हैं। और इस गाने को गाते समय अगर अगर बच्चा वो सीखेगा, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी सही, ऊपर ही नहीं नीचे भी सही, तो उसे उस भाव भंगिमा के कारण पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि गीत के साथ दिशा उसे ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जिन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। और फिर एक सवाल जवाब की बात होती है कि बच्चों से एक दूसरे से कहें कि सवाल जवाब करें। वो साक्षात्कार नहीं होता, सिर्फ सवाल जवाब होता है कि मतलब कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है। अगर वो कार्टून देखते हैं, अब इस समय मुझे जैसे मोगली या और कौन सा कार्टून है, मोटू पतलू, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है, मोगली या मोटू पतलू? अब बच्चा उसको बताए, अब छात्र बताए कि क्यों मोगली ज्यादा अच्छा है या क्यों मोटू पतलू ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह की, क्योंकि वो उसकी रुचि की चीज है। आ, कौन सी चॉकलेट ज्यादा अच्छी है, दो दो मिठाइयों के नाम हो गए तो वो बताए उसके। तो इस तरह से वो
चीजों की क्या खूबी है वो बताने या क्या बुराई है वो बताने के चक्कर में वो उनकी सोचने और तुरंत उत्तर देने की क्षमता बढ़ती है, जो कि अभिव्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें आप जब सवाल जवाब होता है तो ये इससे सुनने की शक्ति विकसित होती है, और ये बहुत जरूरी है कि हम सुनना और उसे सुनकर समझें, सीखें और सही प्रत्युत्तर दें। क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है यही है कि आपने सुन के कितना कितना उस ग्रहण किया और किस हिसाब से आपने उत्तर दिया, तो वो आपकी अभिव्यक्ति ज्यादा दर्शाती है। तो ये बात हो गई। उसके बाद जरूर जो बाकी जो आम चीजें हैं, चूंकि समय थोड़ा सा मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो बाकी जो चीजें हैं कि मुहावरे, कहावतें, ये सब याद करानी है, करवा सकते हैं आप। कहानी सुनना सुनाना मौखिक अभिव्यक्ति का ये भी बड़ा अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि उसमें हाव भाव काफी उसका प्रयोग होता है। बातचीत करें, कहानी के बाद उसके बारे में बातचीत करें, उसको नाटक के रूप में करें, एक एक पात्र बन जाएं उसके, और फिर उस पात्र के रूप में उस कहानी को निभाएं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयोग होता है। कि फिर बात आती है कि आप कहानी आपने कर ली, या चित्रों वाली कहानी, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि उस तरह की कहानी आपने सीख कर ली, उसके बाद त्वरित भाषण तब होना चाहिए कि आपने फिर कोई विषय दिया और तुरंत उस पर आप भाषण दे दे, और या फिर आप तैयार करके कुछ भाषण दे। लेकिन ये सब थोड़ा सा जब हम बड़े हो जाते हैं तब जब थोड़े छात्र बड़े हो तब ये ज्यादा प्रयोग होता है। जब छोटे हैं तो बोलने के लिए उन्हें आप बहुत छोटे छोटे विषय दें, बहुत छोटी छोटी चीजें करके आपका अनुकरण करते हैं वो, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। उस तरह के विषय खुद भी बोलकर, बताकर, बार बार सुनाकर, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक छोटा रिकॉर्डर या फोन अगर हमारे पास है तो उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लीजिए और उसे सुनाइए, तो सुनकर और फिर उस पर वो प्रतिक्रिया दे, तो वो अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है। यही सारी चीजें हम जो है कि जब हम बोल सकते हैं तो वो लिखने में फिर आ जाती है। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए एक तो लिखावट पर ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी लिखावट ही चिड़िया की टांग है तो शायद आधे लोगों को पढ़ने में रुचि ना हो, जैसे मेरी है। तो आज तक लेकिन सुधर भी नहीं पाई, ये भी बड़ी दुख की बात है। तो ये आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि लिखावट, सुलेख लिखाने पर जोर दे सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति अगर मौखिक अच्छी हो गई तो लिखित हो जाएगी। और बार बार प्रोत्साहित कर सकते हैं पढ़ने के लिए कि चीजें पढ़ें। वो जब पढ़ना, मेरा मतलब सुनना, जैसे सुनकर उसे समझें। और कुछ भी नया है तो आप भी पढ़कर सुना सकते हैं, जब तक ये सारे कौशल उनमें विकसित हो रहे हैं। तो इस तरह का मैं एक जो हाव भाव की बात आती है उसके लिए मैं एक बार फिर से कुछ दिखाना चाहती हूँ, और देखते हैं कि अगर वो अगर हाँ, तो हाव भाव की जैसे मैंने बात की अभी, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ, जो वीडियो बहुत ही मशहूर फिल्म का है और आप में से सबने देखा होगा। तो कैसे हमें उनको कहना है कि आप जोर दें शब्दों पर और करें, तो ये अभ्यास कक्षा में करवाया जाना चाहिए। इसके लिए आप जैसे जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं जानती हूँ कि बहुत बार हमारे पास साधन सीमित होते हैं, नहीं है हमारे पास प्रोजेक्टर कि हम हर कक्षा में ऐसी चीजें दिखाएं, लेकिन हम खुद से बोल करके उसी तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक तो जैसा कि आपने अभी देखा, ये पीके फिल्म से एक छोटा सा दृश्य था, और इस दृश्य में अच्छा शब्द पर किस तरह से जोर देकर उसका अर्थ परिवर्तित किया जा सकता है, ये आमिर खान ने बताने की कोशिश की है। और बिल्कुल सही है कि भाषा में इसी तरह से आप जोर देकर शब्दों पर या कम जोर देकर के उसके अर्थ को बदल सकते हैं, उसके अर्थ का विस्तार कर सकते हैं, ज्यादा ठीक होगा कहना। तो ये दिखाने का यही मतलब था कि ये हमेशा ध्यान में हमें रखना चाहिए कि जब हम कोई शब्द भी सिखाएं तो उसके भिन्न अर्थ भी बताने की कोशिश करें। उसे किस प्रकार हम
जी हाँ, तो किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। तो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से किस प्रकार से विकसित हो छात्रों में, इसके लिए बिल्कुल आपकी पुस्तकों में जो चीजें कही गई हैं वो तो जरूरी हैं ही, उनका आप बिल्कुल पालन करें। लेकिन गतिविधियों पर ध्यान दें, गतिविधियां ऐसी बनाएं जिससे उन्हें बोलने का मौका मिले, और उन गतिविधियों के माध्यम से वो अपनी अपनी अभिव्यक्ति को अधिक सरल और बिना डरे हुए सरल रूप में प्रस्तुत करना सीखें, क्योंकि हम सरल से कठिन की ओर जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हमें कठिन से ही शुरुआत करनी है। छोटे छोटे वाक्य संरचनाओं से भी अगर शुरुआत हो तो वो धीरे धीरे खुद ही बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि हमारा शब्द भंडार बढ़ेगा और वाक्य विन्यास भी हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। और अलग अलग तरीके से वाक्य विन्यास सिखाने के लिए भी भिन्न गतिविधियों का हम इस्तेमाल करते हैं। गीतों कविताओं को हम सहारा बना सकते हैं, उनके माध्यम से हम कुछ चीजें कर सकते हैं। मुहावरे लोकोक्तियां आदि हमें याद करवाने पर भी बल देना चाहिए कि उन्हें हम याद करवाएं, ताकि उनका प्रयोग सही स्थान पर करना सीखें, छात्र करना सीखें। उससे भाषा की रोचकता बढ़ती है। मैं सुंदरता से ज्यादा रोचकता पर विश्वास करती हूँ, और उससे भाषा की रोचकता बढ़ती है। सुनने वाले को एक परिवेश का ज्ञान होता है। आंचलिक शब्दों के प्रयोग पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि वो शब्द भी कहीं ना कहीं आज छूटते जा रहे हैं, तो उनका प्रयोग भी निरंतर होते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि संस्कृत निष्ठ शब्द से ही भाषा परिष्कृत होती है या भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में रोचकता आती है। तो हमें आंचलिक शब्दों के प्रयोग पर भी बल देना चाहिए। और जैसा कहा मैंने कि मौका मिलना चाहिए उनको अलग अलग विषयों पर बोलने के लिए। उनके लिए बातचीत समय हो, चाहे उनका मनपसंद विषय हो, खेल हो, बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज हम यहीं पर इसको रोकते हैं, यहीं पर मैं इसे विराम देती हूँ, और फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे विषय को लेकर के। तो आज की बात को यहीं विराम देती हूँ, और फिर जल्दी मिलूंगी। जो भी आपके प्रश्न होंगे वो फेसबुक लाइव के माध्यम से आप रखिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि उनका उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।